Hello and welcome to my YouTube channel Learn and Get, and now in this video we will talk about हड़प्पन civilization. This is the oldest civilization of the world. तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे, एक बेस बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। बेस समझने के लिए जो चीज़ें होती हैं पुरानी, जिसको हम आर्टिफैक्ट्स या एविडेंस वगैरह जो होते हैं हमारे, चाहे लिटरेरी हो या फिर वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो, तो उनके बारे में पहले हम बेस बनाएंगे, समझेंगे कि ये चीज़ें हमें अगर हिस्ट्री में हम देखते हैं तो ये किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, हम हमारे समझने के लिए। अगर हम इनको चीज़ों को पढ़ते हैं या समझते हैं, जो हिस्टोरियन होते हैं, स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजी वगैरह जो होते हैं इनके ऊपर, तो वो चीज़ पहले हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे देन हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम जानेंगे। तो हम देखेंगे, अगर हमें अपने पास्ट के बारे में जानना हो, हम इतिहास को जब जानते हैं, हिस्ट्री जब देखते हैं, चाहे इंडिया की हो चाहे कहीं की भी हो, तो हमें उसके लिए चाहिए होते हैं कुछ एविडेंस। हम कोई बेस चाहिए हमें कि हम उसके बेस के ऊपर ही हिस्ट्री क्रिएट कर सकें। जो हिस्टोरियन है उसके बेस के ऊपर हिस्ट्री को लिख सकें, या कोई चीज़ उनको ऐसी मिल जाए कि जो चीज़ें एविडेंस चाहिए होती हैं बेसिकली इसके लिए। चाहे वो बेसिकल, अब वो जो एविडेंस हो वो किस तरह से भी हो सकते हैं, चाहे तो वो लिटरेरी हो सकते हैं, मतलब लिखित हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि वो बिल्डिंग्स वगैरह हों, वो भी हो सकती हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अपने पास्ट के बारे में, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कुछ सोर्सेज चाहिए होते हैं हमें। सेवरल सोर्सेज दैट हेल्प अस विजुलाइज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द टाइम। अगर हम देखो, कभी हमारे जैसे हम सुनते हैं घर वाले से, हमारे जो दादा वगैरह होते हैं सुनाते हैं हमें कहानियाँ, तो वो बताते हैं कि वो ज़माने में ऐसा था, तो हम क्या करते हैं उस चीज़ को विजुअलाइज़ करने लग जाते हैं। या फिर हमें कोई चीज़ दिखा देते हैं, जैसे दिखा देते हैं पुराने सिक्के दिखा देते हैं कि भाई उस ज़माने में चलते थे, तो हम क्या करते हैं उस हिस्ट्री को या फिर उस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर पिक्चर में बनाने लग जाते हैं, उसकी हमें जैसे उसकी कहानी क्रिएट करने लग जाते हैं। तो यही चीज़ होती है, जो एविडेंस होते हैं हमारी हेल्प करते हैं कि इसके लिए कि हम इस चीज़ को विजुअलाइज़ कर सकें, उसकी तरह से पिक्चर बना सकें अपने दिमाग के अंदर कि वो ज़माने में कैसा रहा होगा। ये अगर सब चीज़ें हम देखकर पहचानते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हम जब सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो सोर्सेज दो तरह के होते हैं। एक होता है लिटरेरी सोर्सेज, दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज आगे हम देखेंगे, फिलहाल हम देखते हैं इस बारे में। इट इज़ एसेंशियल टू एनालाइज बोथ लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज फॉर कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो ज़मीन को खोदते हैं। मतलब तरीका होता है खुदाई करने का। उसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि भाई सही तरीके से खुदाई की जाए, और जो मतलब चीज़ें जो निकलेंगी उनको नुकसान ना हो पाए, तो उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी एक्सकवेशन, जिसको हिंदी में हम इंग्लिश में बोलते हैं खुदाई करने को। तरीका होता है उसके लिए एक अलग। जैसे हमारे यहाँ खुदाई होती है वैसे खुदाई नहीं होती, वो स्पेशल तरीके से करते हैं, ब्रशेस तक का इस्तेमाल करते हैं, और छोटे छोटे हथौड़े चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं वो उसके अंदर। तो आर्कियोलॉजी इसको कहते हैं, और जो जान पढ़ते हैं इसके बारे में, उनको जो काम करते हैं उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, और जो स्ट्रीम होती है आर्कियोलॉजी कहलाती है। तो क्या होता है, और दूसरा होता है हमारे पास लिटरेरी, मतलब लिखित, चाहे वो किताबों के ऊपर हो, चाहे सिक्कों के ऊपर लिखे हों, चाहे पत्थरों पे लिखे हों, सब लिटरेरी सोर्सेज के अंदर आते हैं। तो हिस्टोरियन जो होते हैं इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं किसी ने कि हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए, हिस्ट्री को लिखने के लिए। पहले वो जानेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे अच्छे से, सारी हिस्ट्री देखते हैं वो, उसके बारे में जो भी घटनाएँ जो होती हैं उसके बाद में वो हिस्ट्री शुरू होती है, वो लिखते हैं उसके ऊपर। These sources help you analysis various aspect of the इंडस वैली civilization। अब यही अगर सोर्सेज हम इंडस वैली civilization के जो मिले हैं वहाँ से उसकी इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें हेल्प कर डालते हैं कि वहाँ की हम हिस्ट्री क्रिएट कर पाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इट इज़ कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब क्यों कहते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं भी, हम कहते हैं दो नाम है इसके। एक होता है इंडस वैली, जिसको हम ओल्डेस्ट नाम मानते हैं, और दूसरा ये होता है जो, मतलब सॉरी ओल्डेस्ट नहीं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और दूसरा होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हड़प्पा जो होती है सबसे पहली साइट होती है जो एक्सकेवेट की गई थी, पर ये एक्सीडेंटली होती है, इसकी खुदाई जानबूझ के नहीं की जाती वहाँ पर। द सोर्सेज ऑफ एविडेंस अबाउट सिविलाइजेशन आर आर्टिफैक्ट, पोट्री एंड टूल्स, ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स, सम टैबलेट्स एंड सील्स एंड अदर सिविलाइजेशन। मतलब बहुत सारे इसके अलावा जो चीज़ें मिली हुई हैं इसके ऊपर मिलती हैं, मगर क्या है कि जो ये अगर टैग्स हम देखेंगे सिंपल्स होते हैं, डेसिफर देम, मतलब पढ़ा नहीं गया है इनको आज तक। वहाँ से अगर हम देखते हैं कि जो सोर्सेज मिलते हैं हमें, चाहे कहीं से मिले हों, तो वो हमें सोर्सेज जो मिलते हैं हिस्ट्री बारे में जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं आर्टिफैक्ट्स, पॉटरी,
टूल्स और ऑर्नामेंट्स होंगे, कॉइन्स मिलेंगे, टैबलेट्स होती हैं, ये सब चीज़ें मिलती हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं हिस्टोरियन। और हम देखते हैं कि म्यूज़ियम वगैरह जाते हैं तो वहाँ भी हमें चीज़ें मिलती हैं ये देखने को, तो हम भी खुद ही करते हैं कि भाई हाँ उस ज़माने के अंदर ये चीज़ें रही होंगी, तो भाई कैसा कैसा उस टाइम रहा होगा, कैसी सोसाइटी हुई, कैसी इकोनॉमिकल कंडीशन होगी वहाँ की, ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। इसमें हम देखेंगे पहला जो हम देखते हैं कि सोर्सेज कौन से बताए थे मैंने आपको, क्या है पहला एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जिसको हम सोर्स बोलेंगे, और दूसरा है लिटरेरी एविडेंस। तो पहले हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, इसमें कई तरह की चीज़ों में डिवाइड किया जा सकता है इसको। तो पहले हम देखते हैं कि रिमेन्स होते हैं कि पास्ट के, मतलब आपने देखा होगा कि हम कभी घूमने जाते हैं पुरानी जगहों पे तो वहाँ पे देखते हैं कि अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत वो जगह आती है। मतलब क्या है कि वो उस जगह की देख रेख भी करते हैं, उन्होंने ही या फिर किसी और ने चीज़ों ने ढूंढा होगा उसके अंदर, खुदाई वगैरह करने का काम वो उनका ही आता है, उनके अंडर डिपार्टमेंट में ये चीज़ें आती हैं। तो क्या होता है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं, यहाँ पर रिमेन्स होते हैं, बचे हुए अवशेष होते हैं पास्ट के, जो हमारी हेल्प करते हैं किस लिए, कि हम हिस्ट्री को क्रिएट कर पाते हैं सही तरीके से। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं कि मॉन्यूमेंट होंगे, टूल्स होंगे, पोर्ट्री हो सकती है, कॉइन्स हो, वेपन्स हो, पेंटिंग हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर जो हमारी हेल्प करती हैं क्या करने में, कि हिस्ट्री को हम क्रिएट कर पाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। पहला इसमें आता है कि इंस्क्रिप्शन, क्योंकि ये क्या है देखने में आती है चीज़, पढ़ने की भी है, मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर होता है बड़ा सा, छोटा बड़ा स्ट्रक्चर्स होते हैं ये जो कि बनाए हुए होते हैं, चीज़ें जो लोगों ने बनाई होती हैं। तो इसमें इंस्क्रिप्शन आती है। इंस्क्रिप्शन जिनको हम हिंदी में बोलते हैं शिलालेख, मतलब कि बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर हैं या खंबे होते हैं उनके ऊपर लिखवा दिया तो उसको कहते हैं इंस्क्रिप्शन। इसमें क्या मिलता है हमें, कि इसमें क्या होता है, रॉक के ऊपर होता है, लोगों ने कुछ लिखवाया हुआ होता है, अपने पत्थर पे लिखवा डालते हैं, जो राजा होते हैं, रूलर्स होते हैं, तो बताते हैं अपनी विक्ट्री के बारे में या अपने मैसेजेस होते हैं जो लिखवाए जाते हैं इसके ऊपर। इस काम को क्या कहते हैं, एपिग्राफी, मतलब जो उसको पढ़ने का काम होता है इंस्क्रिप्शन को, उसको बोला जाता है एपिग्राफी। दीज इंस्क्रिप्शन हेल्प अस टू नो द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। सबसे बढ़िया चीज़ पता की चलती है हमें कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। जो हड़प्पा में लैंग्वेज या सिंबल्स जो इस्तेमाल किए गए थे वो आज तक नहीं पढ़े गए हैं, तो मालूम नहीं वो कौन सी लैंग्वेज है। बाकी जो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं मिल जाएंगी, पता चल जाती है हमें कौन कौन सी लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की गई हैं। जो रूलर होते हैं उस टाइम के बारे में, उनकी अचीवमेंट जो होती है मिलिट्री, और उसकी स्ट्रेंथ जो होती है, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन जो होती है वहाँ की, सब पता चलती है हमें लोगों के बारे में। किससे, आर्टिफैक्ट इंस्क्रिप्शन से, सॉरी। और दूसरा इसमें से एग्जांपल दिया है कि भाई ये एग्जांपल हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं है, इस्तेमाल किया गया है समझाने के लिए, अभी क्रिएट कर रहे हैं अपना बेस। तो इसमें बताया गया है कि हर जैसे अशोक मौर्य डायनेस्टी का राजा होता है, ये एम्परर होता है, वो लिखवाता है पिलर के ऊपर बहुत सारे, इसके तो खासकर मशहूर हुआ है ये सीनिंग के, इसने पिलर बहुत ज़्यादा लिखवाए हैं, चीज़ें लिखवाएंगे, मैसेज अपने लोगों तक पहुँचाए हैं। इसमें बताया गया है उसके एक्सटेंशन के बारे में, एक पिलर एडिक्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, बताते हैं कि भाई उसकी जो क्या है एक्सटेंशन, उसका महाराजा, उसका राज्य था, साम्राज्य था, कहाँ तक फैला था। दूसरी कैटेगरी इसमें आती है कॉइन्स की। द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड नुमिस्मेटिक। जैसे कि हमने देखा कि जो इंस्क्रिप्शन है उसको पढ़ने को बोलते हैं एपिग्राफी, अगर कॉइन को पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं नुमिस्मेटिक। ठीक है, अब जो सिक्के होते हैं पहले भी आज भी बहुत सारे तरह के बनते हैं सिक्के, इसमें कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें डिस्ट्रॉय तो होती नहीं, मिट्टी के बनाएंगे तो मिट्टी खराब होगी, मतलब कुछ टाइम बाद वो टूट के ख़त्म हो जाती है, अपना भी मिट्टी हम देखते हैं। तो कॉइन पे क्या होता है, कुछ नाम होते थे कुछ ज़माने के अंदर, लोग सब पता, जैसे हम आज के टाइम में देखते हैं कि अशोक स्तंभ बना हुआ होता है, नोट के ऊपर गांधी जी बने हुए होते हैं। तो सिक्कों की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, सिक्कों के ऊपर आपने देखा होगा कभी कई बहुत सारे दिवस आते हैं हमारे यहाँ, या फिर त्यौहार होते हैं, तो जैसे जो गवर्नमेंट इनको मानती है, जो धार्मिक त्यौहार ना हो, तो उनके देखा होगा आपने छपे भी होती हैं पिक्चर्स कॉइन्स के ऊपर, तो पता चलता है। ऐसे तरह से उस ज़माने के अंदर भी छप देते ही है, नाम है सिक्कों के ऊपर, इमेजें हैं उनके, तो इससे क्या पता चलता है हमें उनके ज़माने के बारे में कि भाई कौन कौन राजा रहे होंगे उस टाइम, उनका टाइम पीरियड क्या रहा होगा, कब मरे कब पैदा हुए वो। अब पोर्ट्रेट होती हैं, फिगर्स होती हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट्स होती हैं, डेट होती हैं, इन चीज़ों के ऊपर चीज़ें मिलती हैं हमें। जिसमें एक है सतरपन और सौराष्ट्र, हमें सौराष्ट्र के अंदर सिक्के मिले हैं, उनसे पता चलती है हमें जानकारी किस बारे, सतरंग के बारे में। और दूसरी चीज़ें मिलती हैं, रोमन एम्पायर के सिक्के मिलते हैं इंडिया के अंदर, हाँ मिलते हैं। आपने शायद वो देखी होगी मूवी, जो एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो नाम से, उसके यहाँ दिखाते हैं कि जो मेसोपोटामियन है या फिर जो रोमन है वहाँ से आते हैं सिक्के वाला लेके आते हैं,
हमें सिक्के मिले, वो तो हमें मेसोपोटामिया दिखाया इस मूवी के अंदर, मगर सिक्के मिले हैं यहाँ पर गुप्ता एम्पायर के टाइम में, वहाँ के यहाँ पर इंडिया में। तो पता चलता है कि उनका कभी ना कभी कोई रिलेशनशिप रहा होगा आपस में, कोई मतलब सामान वगैरह का जो फेवर करते होंगे उस टाइम के अंदर। और जोगल थम्बी से कॉइन मिले हैं हिस्ट्री के अंदर, किसमें, इनके सतवाहन के। और जो गोल्ड कॉइन सबसे पहले इस्तेमाल किए गए थे इंडिया के अंदर, और आचार्य ने भी इस्तेमाल किए, सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किए गए थे वो थे गुप्ता लोग, गुप्ता पीरियड जो था उसके अंदर किए गए थे। गुप्ता जो एम्पायर था, जो उनके एम्परर थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए गए। और अगला आता है इसमें मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट क्या होता है कि बिल्डिंग्स होती हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे भी हम देखा था। इंस्क्रिप्शन क्या है, पत्थर हैं या पहाड़ हैं, कॉइन्स तो हम जानते ही हैं। मॉन्यूमेंट देखते हैं हम, बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे हम देखते हैं जब आगरा का ताजमहल है, लाल किला है, जामा मस्जिद है हमारी, और बहुत सारे मंदिर हैं, पुराने ज़माने की जो चीज़ें बनी होती हैं वो मॉन्यूमेंट्स में आएंगे सब चीज़ें। टेम्पल्स है ना, इस आगे टेम्पल्स, प्लेसेस, फोर्ट्स आर नोन एज मॉन्यूमेंट। अब इसमें पता चल जाता है हमें कि भाई उस टाइम के जो राजा थे या फिर लोग थे वो कैसे रहा करते थे, उनकी कंडीशन कैसी थी। इसमें एक एग्जांपल है कुतुब मीनार पे हुई हुई कार्विंग, किसके ऊपर, उसके पैनल पे आपने शायद देखा होगा, जो फारसी वाला के अंदर उर्दू में लिखा हुआ है। और अगला है कर्व्ड पैनल ऑन द वॉल और रेलिंग ऑफ द सांची स्तूपा। आपने देखा होगा कि सांची स्तूप जो है चारों तरफ उसके पैनल्स लगे हुए हैं, उससे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध की जो लाइफ है वो दिखाई गई है उसके ऊपर, छोटे से स्टोरी टाइप के अंदर। आगे हम देखते हैं आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब कोई चीज़ बनी हुई, जो टूल्स होते हैं, पॉटरी वगैरह जो होती है वो आती है आर्टिफैक्ट्स के अंदर। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स हेल्प हिस्टोरियन फॉर्म अ पिक्चर ऑफ कल्चर एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ एशियन सोसाइटीज़। ये भी हेल्प करती है किसकी, हिस्टोरियंस की, किस नहीं है कि भाई जो रिलीजियस लाइफ है या फिर जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, क्योंकि पता चल जाता है, हम देखेंगे कुछ, जैसे हम देखेंगे वॉर्म मिले, लिंग मिले, तो पता चलता है कि उस ज़माने के अंदर शिव की पूजा की जाती होगी, मानते हैं हिस्टोरियन इस चीज़ को। और अगर हमें यहाँ पर देखा होगा, हमने आपने शायद जाना होगा, सील के ऊपर जो मोहरें होती हैं उन पर दशमलव पद्धति लिखी हुई थी, उसका एग्जांपल मिलता है। तो पता चलता है इससे इकोनॉमिक कंडीशन वहाँ की। स्टोन है, टूल्स है, पॉटरी है, और बटन ज्वेलरी चीज़ें जो होती हैं इसमें आती हैं आर्टिफैक्ट्स के अंदर। तो ये कंडीशन, ये आ गई कैटेगरीज किसकी, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की। अगला जो है वो लिटरेरी। लिटरेरी सिर्फ दो तरह से बांट सकते हैं हम, या फिर नॉर्मल बहुत सारी तरह से बांट सकते हैं इसको। पहला तो होता है कि रिलीजियस एविडेंस जाएंगे लिटरेरी जो होंगे। दूसरा इसके अंदर ये हो सकता है कि जो हम देखेंगे कि रिलीजियस सेक्युलर होगा, मतलब धार्मिक नहीं होगा। और एक तरह से बांध सकते हैं कि भाई सोशल कंडीशन पे लिखी गई थी, जैसे अगर हम देखेंगे जो अर्थशास्त्र है वो लिखी गई थी इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, जो गुप्ता वो मौर्य एम्पायर था उसके टाइम के अंदर। तो खैर हम देखते हैं, नॉर्मल पढ़ने जानेंगे इसको। फिलहाल तो हम पेपर से क्या होता है, पहले इन्वेंटेड जब न्यू हुआ था तो पाल्म और ब्रज की जो पेड़ की छाल होती थी उसके ऊपर लिखा करते थे लोग, या पत्थर पर लिखा करते थे उस ज़माने के अंदर लोग। तो बाद में फिर क्या है, पेपर इन्वेंट होता है। अब क्या होता है कि दो तरह के टैक्स होते थे, रिटर्न रिकॉर्ड्स वर इंक्लूड बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर, जिसको हम बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट एंड कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। वेदास, सबसे वेदास कौन सा है इसके अंदर, ये आएगा रिलीजियस टैक्स के पर सबसे ज़्यादा पुराना टैक्स है किसका, ये हिंदू धर्म का होता है ये टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, आर्यन है, बुद्धिस्ट टैक्स है। और इसके अलावा जो बहुत सारे जो हम देखते हैं ट्रैवलर्स आते हैं, उन्होंने अपने जो उसको बोलते हैं हिंदी में यात्रा वृत्तांत लिखा है, अपनी जो उनकी जर्नी रही, हिस्ट्री जो उनकी ट्रैवलिंग जर्नी रही वो लिखी होती है, वो भी इसके अंदर शामिल होती है। रामायण है, महाभारत है, गीता है, पुराण है, ये सब सोर्स है, लिटरेरी सोर्स हैं। ये किसके सोर्स हैं, हिस्ट्री के। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये सोर्स नहीं है, अभी हम क्रिएट कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे किस कैसे से काम में आ सकती हैं। अब जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं उन्होंने जो लिखा वो भी हो सकता है लिटरेरी सोर्स, नॉट कनेक्टेड विद द रिलीजियस एंड टाइम ऑफ द सेक्युलर, मतलब दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। अर्थशास्त्र किस चीज़ के बारे में बताती है, स्टेट क्राफ्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य है, और जो अशोक के टाइम के आसपास जो चीज़ें होती हैं वो उसके अंदर मिलती हैं हमें। आगे हम तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि भाई जो हम एविडेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ये एविडेंस क्या क्या हमें हेल्प करते हैं समझने के लिए। हड़प्पा के लिए नहीं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में नहीं करेंगे, देखेंगे हम। अगर हमें पूरी हिस्ट्री पढ़नी हो, कोई सी भी कहीं की चीज़ें पढ़नी हो हमें, तो ये चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, कितनी कि हम उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं, उसकी एक कहानी बना सकते हैं अपने दिमाग के अंदर। तो आगे फिर इसके बाद हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। हमेशा मतलब माना यही जाता है कि जो इनका सिस्टम था उस टाइम के अकॉर्डिंग वो आज के टाइम से भी अच्छा था। जो ड्रेनेज सिस्टम आज के टाइम में हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उस ज़माने का सिस्टम आज के सिस्टम से भी एडवांस था,
और उस टाइम की जितनी भी सारी मतलब सभ्यताएँ थी सबसे बढ़िया था। ठीक है, अब हम बात देखते हैं क्या सिस्टम उसके अंदर बेहतर था। बताता हूँ मैं आपको उसमें क्या था कि ऐसे घरों के अंदर टॉयलेट्स बनी हुई हैं, टॉयलेट्स का पानी के मिलेगा, घर के बाहर बनी हुई नाली के इसको बोलते थे, सूख पिट टाइप की थी, मतलब गड्ढा खुदा हुआ करता था, ऐसा एक गड्ढा था बना हुआ मतलब वहाँ पर जैसे कि। तो इसमें क्या आता है कि जो अगर भारी सामान मतलब जो टॉयलेट वाला पॉटी वाला जो होगी वो इसमें गिर जाएगी, जो पानी होगा वो बह जाएगा किसके अंदर, जो नाली बह रही है गली के अंदर। फिर गली से जाएगा पानी कहाँ पर, आगे जहाँ बड़े नाले के अंदर मिल जाएगा, जो ढका हुआ होता था किससे, वेसल से। अब वो पक्की ईंट के बनते थे, कई बार ऐसा था कि वो बने हुए होते थे पत्थरों के बने हुए, तो मतलब पत्थर थोड़ा काट के बनाने करते थे वो उसके अंदर। जैसे लिखा है ना, सेरामिक वेसल इन हाउस होल्ड कोर्टयार्ड वॉज मोट। अब घर के अंदर जैसे हम देखते हैं कुछ जगह बना हुआ होता है, शायद आपने देखा होगा कि घरों के अंदर पाइप लगा हुआ होता है, घर के अंदर गड्ढा खुदा हुआ होता है, उसके अंदर पानी भरता रहता है और जो बाकी में टॉयलेट वगैरह जो होती है वो निकाल डालते हैं उसके अंदर। तो वो सिस्टम भी इसके अंदर था इनके पास। तो इतना एडवांस सिस्टम था कि घर भी क्या थे, पैरेलल बने हुए थे। अब आगे हम देखते हैं इसके बारे में, ट्रेड के बारे में, और जो इनका सिस्टम था रिलीजियस सिस्टम। तो इसमें हमें कोई ख़ास ऐसी जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, मगर हमें क्या है कि सील्स मिलती हैं, और ऐसा होता है कि जो कुछ कॉइन है हमारे यहाँ वहाँ के मेसोपोटामिया के, वो इनके यहाँ मिल जाते हैं, और हमारे जो यहाँ की चीज़ें मिलती हैं वो मिल जाती हैं जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उनके यहाँ पर। तो हम मानते हैं कि ट्रेड हुआ होगा। और बाकी जो सील्स होती हैं इनकी, जो मोहरें होती हैं, टेराकोटा होती हैं, वो चीज़ें मिलती हैं। और टेराकोटा इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें मूर्तियाँ मिली हैं जिससे पता चलता है कि हाँ भाई ट्रेड हुआ होगा, उस टाइम में मोहरों का इस्तेमाल करते थे ये। और जो मोहरें मिली हैं उन पे क्या बना हुआ होता है, एनिमल, जैसे राइनो होता है, बुल बनी हुई होगी, आपने देखा होगा कि जिसका कुबर निकला दिखाते हैं बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा क्या है, एलिफेंट है, राइनो जो उसको हम गैंडा बोलते हैं, वो मिले हैं इसके अंदर। तो मतलब ये मानते हैं कि ये लोग पवित्र जो जानवर थे ये पवित्र रहे होंगे, इसलिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता था मोहरों के ऊपर। अब आगे हम देखते हैं जो सिस्टम चैन का रिलीजियस सिस्टम उसके बारे में। 3 से चेहरों का जो एक भगवान हुआ करता था, जिसको आज के टाइम में हिंदू भगवान होता है उनमें, तो जानते होंगे जो हिंदू लोग होंगे इस बारे में। तो उसको भगवान को भी दिखाया गया है, तो मानते हैं कि उस टाइम से पूजा चली आ रही थी। ये लोग मतलब धार्मिक लोग थे एक तरह से। ठीक है, अब इसमें जो मिलता है, जो ये आदमी मिलता है 3 चेहरे वाला, ये क्या है, आल्टी पाल्टी मारा हुआ बैठा हुआ है, जिसके चारों तरफ क्या है कि शेर है, गेंडा है, बफलो है और एलिफेंट बैठे होते हैं। और 2 जो हिरन है इसके जहाँ बैठा हुआ है, बैठक लगी हुई है, चौखट पे बैठे हुए हैं ये, उनके नीचे हैं। तो ये क्या है कि शायद ये इनकी आराधना करते हुए दिखाया गया है कि इनकी बातों को सुनना ही उद्देश्य दे रहे हैं। और एक ये योगी हैं जिनको ये भगवान मानते हैं, मतलब हिस्टोरियन मानते हैं कि भगवान उस टाइम में ये रहे होंगे और लोग इनकी पूजा करते थे। पीपल के पेड़ की पूजा होती थी इसके अलावा। ठीक है, ये भी चीज़ थी। मदर गॉडेस को हम माता बोलते हैं, जिसको मतलब नेचर, मदर ऑफ नेचर बोलते हैं, उसकी पूजा हुआ करती थी। मतलब माता की पूजा उस टाइम मानते नहीं, मानते करते होंगे ये। अब क्या मानते हैं, इससे पता चलता है कि ये जो हड़प्पा के लोग थे ये वर्शिप करते थे मूर्ति वगैरह की। इंडस वैली यूज द स्क्रिप्ट विच कंसिडर्ड एज अ पिक्चर लाइक साइन कॉल्ड पिक्टोग्राफ। ये साइन का इस्तेमाल करते थे। जैसे हम हमारे यहाँ क्या होता है कि वर्ड वगैरह होते हैं, मतलब ये साइन का हम क्या कहते हैं, का इस्तेमाल कर दिया। जैसे हमने ए बोल दिया, वो नहीं था इनके यहाँ, ऐसे सिंबल बने हुए से होते हैं इनके अंदर। अब ये ए तो नहीं है, खैर इनके सिंबल थोड़े से होते हैं बने हुए से, मैंने देखा है कुछ इस तरह से बने हुए से होते हैं ये। तो ये सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मानते हैं कि हर सिंबल का अलग साउंड था, इसका मतलब अलग हुआ करता होगा उस टाइम के अंदर। इसके अलावा ये जो लॉर्ड शिवा थे उनकी पूजा करते थे, उनकी जो वॉर्म्स को बोलते हैं लिंग, उसकी पूजा होती है। मदर गॉडेस को बोलते हैं, मदर गॉडेस की पूजा करते थे। मदर गॉडेस के बारे में क्या पता करने से मतलब बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये एक औरत हैं जिनकी पूजा की जाती थी, मतलब इनको पवित्र माना जाता था कि माता देवी हैं, खुशहाली आएगी पूजा करने से इनकी, तो वो मान्यताएं इनकी थी जो आज के टाइम भी मतलब चलती हैं हमारे यहाँ। और लॉर्ड शिवा हैं उनकी पूजा होती थी इनकी। और जो इनकी गाय वगैरह थे वो तो दिखाई नहीं गई है मूर्तियों के अंदर, मगर लॉर्ड शिवा जो हैं वो दिखने को मिल जाते हैं। उनकी लिंग है कुछ मतलब पत्थर पत्थर टाइप के से मिले हैं, जिसको हिस्टोरियन मानते हैं कि ये लिंग रहे होंगे, तो इनकी पूजा की जाती थी। और पीपल का पेड़ है वो अलग चीज़ साथ में है। अब डिक्लाइन के कारण देखते हैं कि डिक्लाइन के जो कारण मतलब जो उसके पता नहीं कारण जो होते हैं, तो अलग अलग इतिहासकार जो हैं अपने हिसाब से मानते हैं, कुछ कारण नहीं होंगे, कुछ कंडीशंस को देख के मानते हैं, कुछ हिसाब लगा के मानते हैं। अब जैसे कुछ इतिहासकार जो होते हैं वो कहते हैं कि क्या है कि 7 लेयर्स मिली हैं यहाँ पर। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये कई बार उजड़ी, कई बार बसी, मतलब बाढ़ आती रही, कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन आती रही, आंधियाँ बाढ़ आती रही कि ये दब गई मिट्टी के अंदर, फिर लोगों ने दोबारा बसा लिया इसको ऊपर, मिट्टी का दोबारा बना लिया अपने घरों को। अब कुछ मानते हैं कि
क्या है, डिवास्टेशन नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। चीफ फ्लड, रिवर के अंदर फ्लड आ रहा, मतलब नदी के अंदर बाढ़ आना। खास सिस्टम जो उसमें ओपिनियन जो ज़्यादातर इतिहासकारों का है वो यही है कि नदी में बाढ़ आई और जो सभ्यता थी पूरी बह गई। आपने मूवी देखी होगी जो दिखाई गई है मोहनजोदाड़ो, उसके अंदर भी यही दिखाया जाता है कि नदी के अंदर आ जाती है बाढ़। जो बाढ़ बनाती है वो तो खैर मूवी के अंदर दिखाया गया है, मगर जो ओपिनियन वो दिखाए जाते हैं वो यही दिखाते हैं कि नदी के अंदर आती है बाढ़, इससे ये जो सभ्यता है पूरी की पूरी तहस नहस हो जाती है और ख़त्म हो जाती है और लोग मर जाते हैं सारे यहाँ के साफ। आगे क्या है कि दूसरा कारण क्या माना जाता है कि आर्यन का अटैक भी माना जाता है इसके अंदर, कि जो आर्यन ने अटैक करा। दूसरा मानते हैं कि इसके अलावा जो जोग्राफिकल चेंज है, बारिश आना, बहुत ज़्यादा बाढ़ें आना और तूफान आना, आंधी आना, तो ये चीज़ें मानी जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे ओपिनियंस इसके अंदर आते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब देखते हैं हम हड़प्पा के बारे में। अब यहाँ से स्टार्ट होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो जब हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि इसको खास कर ढूंढा गया, ये एक्सीडेंटली मिल जाती है। जब क्या होता है कि कुछ इंडिया उस टाइम तक क्या है, कंट्रोल में है, इंग्लैंड के कॉलोनी है इंडिया, इंग्लैंड की। तो वही यहाँ पर क्या करवा रहे होते हैं कि रेलवे की पटरी बिछवा रहे होते हैं हड़प्पा के पास। द रेलवे अथॉरिटी क्या है, इन्फॉर्म कर डालती है वो, तो मतलब जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या होता है, कुछ ईंटें मिल रही होती हैं। अब उनको क्या फ़र्क पड़ता है, वो ईंटों को यूज़ करते रहते हैं रेलवे ट्रैक के अंदर। बाद में उनको लगता है कि ये सारी ईंटें जो हैं, लग तो ऐसा रहा कि पुरानी है बहुत ज़्यादा, और किसी न किसी सभ्यता से जुड़ी हुई हैं ये। तो जो अपने सीनियर्स होते हैं वो उनको इन्फॉर्म कर डालते हैं, और उनके सीनियर को इन्फॉर्म कर डालते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। जैसे आज के टाइम में हमारे पास क्या होता है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ऐसे उस टाइम सिस्टम था, जिसके जो हेड होते हैं वो सारे जॉन मार्शल होते हैं। तो इनको जो गवर्नर जनरल, जो जनरल बोला जाता है उनको उस टाइम के अंदर। 1921 में क्या होता है यहाँ पर, फिर बाद में क्या है कि मतलब काम चल रहा होता है उस टाइम। बाद में क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट वाला जो होते हैं वो एक्सकर्शन शुरू कर डालते हैं वहाँ पर। हड़प्पा पहली साइड होती है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये इंडस नदी, इसको बोलते हैं सिंधु नदी, उसके किनारे बसी हुई होती है, इसलिए बोलते हैं इसको सिंधु घाटी सभ्यता। फिर इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ तक तो उन्होंने ढूंढ लिया। फिर फर्दर जो एक्सकेवेशन होते हैं वो करवाते हैं इंडिया के ये आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी करवाते हैं मोहनजोदाड़ो पर, और जो राखलदास बहन वो होते हैं बनर्जी, ये करवाते हैं हड़प्पा पे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर हमारे इंडिया में लोथल है, मगर जो ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा है ये पाकिस्तान में होता है आज के टाइम में। और जो ये लोथल है, रोपड़ है, कालीबंगन है, ये इंडिया में हो, और आज भी इन पर काम चल रहा है। अब पाकिस्तान का पता नहीं क्या हिसाब है वहाँ का, वहाँ इतना काम नहीं होता है इन चीज़ों के पर, पड़ी रही है बस उनके लिए। तो बस मतलब यहाँ पर एक्सीबिशन होता है, साइट वगैरह मिल जाती है। और खैर आपने देखा होगा कि जो वो मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, उसके अंदर दिखाया कई जगहों को उसके अंदर। और जो धोलावीरा का किला है वो भी दिखाया शायद उसके अंदर, एक बड़ा सा किला आपने शायद देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखेंगे तो उसके पास सर्च करके थोड़ा उठा हुआ दिखाया उस बैकग्राउंड चीज़ को। अब बताया गया है कि जो ये एरिया कवर करती थी ये था 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पूरी जो सिविलाइजेशन थी, पूरी सभ्यता थी ये 1.3 मिलियन स्क्वायर मीटर किलोमीटर में ये फैली हुई होती है ये। और जो इसका अप्रोक्सीमेटिव टाइम माना जाता है, मतलब बहुत सारे टाइम बताया गया। कुछ लोग मानते हैं कि ये 2350 BC से लेके 1500 तक थी है। कुछ मानते हैं कि 2500 से लेके 1500 तक थी। तो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल होता है वो यही होता है कि 2500 BC से लेकर 1500 BC तक इसका टाइम माना जाता है कि ये इस टाइम में रही होगी सभ्यता उस टाइम के अंदर। एट द सेम टाइम उसी टाइम होती हैं इजिप्शियन, सुमेरियन जिसको हम बोलते हैं मेसोपोटामियन, और चाइनीज़ सिविलाइजेशन भी इस टाइम ही एग्जिस्ट करती थी। अब इन सब में क्या मिलता है कि हमें कॉमन फीचर्स क्या होता है, रिवर, क्योंकि रिवर के बराबर में जो ज़मीन होती है आसपास, जो उसके वैली में ज़मीन जो होती है, जो घाटी जिसको बोलते हैं, सब होती है वो फर्टाइल लैंड। तो वहाँ पर खेती करना आसान है, और साथ में क्या है कि जहाज़ चलाने के लिए चाहिए कुछ सिस्टम, वो चीज़ भी है, ट्रेड करना भी आसान है यहाँ पर। तो इस वजह से ही माना जाता है कि ज़्यादातर जो सभ्यताएँ बसी वो बसती हैं नदियों के किनारे। आज भी वही हिसाब होता है, पर अब तो खैर सिस्टम थोड़ा सा अलग है, मगर फिर भी लोग ढूंढते हैं नदी कहाँ पर पास में है। द सुमेरियन, बेबीलोनियन एंड असीरियन सिविलाइजेशन कहाँ पर डेवलप होती हैं, बैंक ऑफ दजला फरात। इजिप्शियन कहाँ पर होती है, नाइल पर, लाइन जिसको हम बोलते हैं नाइल, सॉरी नील नदी बोलते हैं इसको और हम हिंदी के अंदर। और ये है इंडस बैंक, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सॉरी। और इसमें क्या है,
हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप ऑन द बैंक ऑफ इंडस दैट वाज कॉल्ड हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो बसी हुई किसके बराबर होती है, इंडस नदी, जिसको हम बोलते हैं सिंधु नदी, इसलिए इसका नाम पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता। और जो मोहनजोदाड़ो का जो टर्म है उसको बोलते हैं द माउंट ऑफ द डेड, मुर्दों का मतलब जहर बोलेंगे इसको, और जो कि 650 किलोमीटर दूर है किससे, हड़प्पा से। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों पाकिस्तान के अंदर हैं आज के टाइम। अब इसका हम देखेंगे जोग्राफिकल एक्सपेंशन, थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे अच्छे से इसको। अब जो एक ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वेरा गॉर्डन, बताते हैं कि जोग्राफिकल एक्सपेंशन जो है इसका बस मोर एक्सपेंडेड देन द एशियन मेसोपोटामियन, ये गलत हो गया, सिविलाइजेशन है ये, एंड पर्शियन सिविलाइजेशन, मतलब इनसे ही बड़ा इसका एक्सपेंशन होता है, मतलब ये छोटी थी उसके टाइम में। जबकि माना क्या जाता है सबसे पहली जो सभ्यताएं मिली हैं वो यही हैं, बाद में ये मिली हमें, क्योंकि इतना काम इसमें कभी हुआ नहीं, किसी ने ढूंढा ही नहीं इस चीज़ को। तो मगर फिर भी क्या है कि जो जोग्राफिकल एक्सपेंशन है वो इसका ज़्यादा है इन दोनों के कंपेरिजन में। और जो रिमेन मिलते हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें, इंडिया के अंदर खासकर मिलेंगे, नॉर्थ इंडिया में और पाकिस्तान के ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो इसमें रोपड़, जो अम्बाला और रगपुरा, कठियावाड़, ही सब हरियाणा और भी वहाँ का है, पंजाब का इलाका है। अहमदनगर महाराष्ट्र में, तो गाज़ीपुर तक, और वाराणसी, बक्सर एंड पटना, मतलब यहाँ तक रहमन इसकी जो रिमेन्स हैं, जो बची हुई अवशेष है वो मिले हैं। अब ये खुदाई हुई है कुछ जगह पे सही से, कुछ जगह पे कुछ नहीं हुआ सही से काम, वो अलग चीज़ है इसके अंदर। मतलब यहाँ तक इसका हम जोग्राफिकल एक्सपेंशन मानते हैं। तो जहाँ पर जमुना नदी, जो गंगा नदी है, यमुना नदी, जिनका दोआब क्षेत्र है, वहाँ तक ये इसके रिमेन्स हम मिलते हैं। मतलब पता चल जाता है कि कितनी बड़ी है एक सिविलाइजेशन अपने टाइम के अंदर रही है। इसमें जो बलूचिस्तान एरिया है वो कहाँ पर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड और कॉमर्स का काम था बहुत ज़्यादा। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं हमारे यहाँ कुछ अलग अलग जगह पर बटी हुई होती हैं चीज़ें, कि यहाँ पर फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, या फिर यहाँ पर सर्विस सेक्टर होता है, वो अलग अलग जैसे होते हैं। जैसे नोएडा है, गाज़ीपुर वगैरह जो हैं, ये गाज़ियाबाद जो है, सॉरी। तो ये हम मानते हैं सर्विस सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर यही कम ज़्यादा होता है। फैक्ट्री वगैरह होती हैं वो अलग जगह हैं उसके लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कौन कौन से एरिया आते हैं, सुध कागडोर, बालाकोट और विंडर। गोमल वैली सिंधु उसकी नहीं है, और जो मोहनजोदाड़ो है और अमरीश की ये अलग इम्पोर्टेंट जो स्पेस है वो प्लेसेस हैं वो है इसके। वेस्टर्न पंजाब भी ख़ास है। वेस्टर्न पंजाब मतलब हमारे जो हिंदुस्तान का पंजाब, भारत का पंजाब, जो पंजाब आएगा वो आएगा इसमें। इन रिसेंट एक्सकवेशन रिमेन हैज़ बीन फाउंड इन संगोल, ईस्टर्न पंजाब, हिसार, बनावली, ये दोनों हरियाणा के अंदर है। दोआब ऑफ गंगा यमुना, मेरठ, आलमगीर, शाहजहाँपुर मिलते हैं यहाँ तक, मतलब इसके रिमेन मिलते हैं। अनदर मोर इम्पोर्टेंट साइट बहावलपुर, जम्मू एंड नॉर्थन अफगानिस्तान, मतलब नॉर्थन अफगानिस्तान, जम्मू और हमारा ईस्टर्न इंडिया का जो काफ़ी मतलब ये आ रही है, जो यमुना नदी है, जो गंगा नदी, इसका जो मिलने का एरिया है वहाँ तक फैली हुई है, और पूरा गुजरात है वहाँ तक जाती है। इतनी बड़ी सिलेक्शन ये उस ज़माने के अंदर रही, जो कि सुमेरियन हो चाहे वो मेसोपोटामियन हो, उनसे बड़ी होती है ये एक्सपेंशन के टाइम में देखेंगे। इसका जो ख़ास का जो चीज़ मानी जाती है, जो उसकी इम्पोर्टेंस रखती है, वो थी इसकी सिटी प्लानिंग। ख़ासकर जो मोहनजोदाड़ो है वहाँ की सिटी प्लानिंग दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिली उस टाइम की सिलेक्शन के अंदर, मगर इसके अंदर मिलती है। द इंडस सिविलाइजेशन एज वेल प्लान इज क्लोज एनक्लोज बाय वॉल्स, ये खासकर मिलता है कहाँ पर हमें, मोहनजोदाड़ो के अंदर के जो शहर है उसको चारों से दीवार से घेरा गया है, और उसमें दो एरियाज़ होते हैं, दो सेक्शन में बटा हुआ होता है। एक अपर टाउन है जहाँ मान जाते हैं, जो हिस्टोरियन मानते हैं कि अपर कास्ट मतलब क्लास रहा करती थी, मतलब रूरल वगैरह होंगे या जो अमीर लोग थे। और एक होता है लोअर टाउन, जहाँ पर छोटे गरीब वाला लोग, मतलब जो नॉर्मल लोग थे वो रहते थे यहाँ पर। A digging at Mohenjo-daro has unearthed remains of house ruins running along 7 meters in depth, and perhaps the older remains lie below the water level। मतलब क्या है कि 7 मीटर के गहराई तक खोदा गया और मिलता है ऐसी जो, मतलब इतना नीचे तक है। मतलब कई जगहों पे इसमें ऐसा होता है कि 5 मंजिल तक के घर मिले हैं, बहुत कम मिले हैं, कुछ मतलब ज़्यादातर तो ऐसे मिले हैं कि 3 मंजिल के मिले हैं, और सबसे ज़्यादा कुछ मिले हैं तो 5 मंजिल तक के मिले हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 5 मंजिल के घर बनाते थे वो, मतलब ये है कि ये सभ्यता कई बार बसी फिर उजड़ी, लोगों ने अपने घर पर घर बना डाले। तो इससे क्या है कि उनकी भराई होती है। जब हम देखते हैं कि आज के शहरों में क्या होता है कि गवर्नमेंट भराई करती रहती है, घर धस जाते हैं लोगों के, फिर घर बनाते हैं लोग ऊपर अपने और।
तो वही चीज़ यहाँ पर चली आ रही है। तो ये 7 मीटर तक की गहराई इन्होंने खोदी है और कई जगहों पर ये 8 मीटर भी होगा। द एविडेंस पॉइंट टू स्टेबिलिटी ऑफ द अर्बन इकोनॉमी एट दिस लोकेशन। A grid like plan, some street run parallel to the wall that circle part of the city। मतलब इसमें क्या है कि टाउन प्लानिंग ऐसी है, इसके अंदर कटे हुए हैं, ऐसे घर बने हुए हैं यहाँ पर। सिस्टम, सारा सिस्टम बड़ा अच्छा बना है। मतलब शहर उस ज़माने के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो आज के टाइम में तो ऐसा बनना मुश्किल है। बनाते भी आज के में हम देखते हैं कितना बुरा हाल है कि बिल्कुल प्लान ही नहीं होता, बस बनाती रहती है गवर्नमेंट, जहाँ बनवा देते हैं लोग, बनाते बन जाता है, पास हो जाता है प्लान वो। मगर उस टाइम में क्या देखते हैं कि पैरेलल बनी हुई है। कहाँ पर मिलेगा सिस्टम में? मिलेगा मोहनजोदड़ो के अंदर, खासकर हड़प्पा में कम मिलेगा ये। फिर भी मतलब उस टाइम के अंदर मिल रहा है, तो ये सबसे ख़ास चीज़ मानी जाती है उस टाइम के अंदर। अब क्या है कि सिटी को क्या करते हैं, डिवाइडेड बताया, जैसे मैंने आपको एक लोअर सेक्शन है, एक अपर सेक्शन है। आपने देखा होगा शायद मैप में, उसमें दिखाते हैं ऐसा, सॉरी, कि यहाँ पर जो है लोअर टाउन है, ये अपर टाउन का एरिया है सारा, और ये लोअर टाउन का, ये थोड़ा सा ऊपर है उठा हुआ, मतलब थोड़ी बढ़ाई ज़्यादा हुई भी है इसकी, मान सकते हैं हम। और इसमें क्या है कि यहाँ पर मानते हैं, जो हिस्टोरियन मानते हैं कि भाई जो अमीर लोग थे, फिर जो रूलर क्लास थी या पंडित वगैरह थे, वो रहा करते थे इसके अंदर। देयर वॉज डिवीज़न हाई एंड लो टाउन, ये बता दिया। लो टाउन है मोहनजोदड़ो के अंदर, और धोलावीरा पर ही मिलता है, मतलब हड़प्पा पे नहीं मिलता। धोलावीरा तो हमारे इंडिया में ही है, और देखना कभी सर्च पता चल जाएगा, शायद आपने कभी देखा भी होगा उसको, बहुत ज़्यादा दिखाते हैं मूवीज़ के अंदर चीज़ को। धोलावीरा द हाई ग्राउंड एज इज़ अलोंग द नॉर्थ वेस्टर्न वेयर द कैस्टल एंड बाली वर लोकेटेड, मतलब भैया है ना, किला वगैरह बना हुआ था यहाँ पर। हाई पार्ट ऑफ द टाउन सेट प्रोमिनेंटली एट द नॉर्थ वेस्ट, विच इज़ वाई हाई ग्राउंड वॉज लोकेटेड अलॉन्ग द नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, मतलब ये चीज़ें मिलती हैं देखने को। The high part of the town was divided by wall to separate from the lower town, मतलब ये टाउन बना हुआ है, ये हायर टाउन है, तो यहाँ पर एक पक्की दीवार खींची हुई थी इससे अलग करने के लिए, दरवाज़ा वगैरह रहा होगा जाने आने के लिए। मतलब एक जैसे हम कह सकते हैं किलेबंदी है, तो पता चल जाता है कि यहाँ पर ज़रूर ऑब्वियसली ऐसा ही हो सकता है कि यहाँ पर रूलर क्लास ही रहा करती होगी, या फिर जो हम कहेंगे रिच पर्सन रहते थे वो होते यहाँ पर। देयर वर बेक्ड ब्रिक का इस्तेमाल, मतलब क्या है कि ब्रिक एरिया, मतलब पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। और जो हड़प्पा है या फिर मोहनजोदड़ो जो है और धोलावीरा, ये तीन खासकर इसमें रेसिडेंशियल एरियाज थे, मतलब यहाँ पर आबादी रहती थी। जैसे शहर में जो बस, मतलब यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह नहीं थी यहाँ पर। अगर हम देखते हैं कि लोथल है, रोपड़ है, कालीबंगन है, खासकर ये तीन इलाके ऐसे हैं कि ट्रेड और कॉमर्स के लिए हैं, फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, और जो दूसरे काम में ट्रेड वाला काम है वो यहीं पर होता था तीन चीज़ों के अंदर। पीपल शेयर्ड वॉल, मतलब यहाँ पर घर इतने सटे हुए बने हुए थे कि लोगों के घर, जैसे ये घर बना हुआ है तो दूसरा घर भी इसी बराबर बना हुआ था कुछ जगहों पर। और कुछ घर में कोर्ट यार्ड भी थी, इसमें मतलब थोड़ा बालकनी टाइप का इलाका होता था, उसमें कई जगह पे कब्रें मिली हैं घरों के अंदर, तो कब्रें लोग मतलब दफना दिया करते लोग अपने घरों के अंदर ही। और वहाँ पर बीज वगैरह मिले हैं, पता चलता खेती वगैरह भी करते थे। और जो पिग होते हैं उसके दांत मिले हैं, तो मतलब लोग मानते हैं कि ये शायद पालते होंगे, तो ये इसके अंदर है, मतलब हिस्टोरियन जो है वो मानते हैं। स्लीपिंग रूम जो था इनके अलग थे, और इनके घरों में सिस्टम ऐसा था कि, एक मिनट ये साफ कर दूँ, जैसे ये घर बना हुआ है, एक यहाँ पर बना है। अगर इसकी विंडो यहाँ पर है तो इसकी विंडो यहाँ नहीं होगी, इसकी विंडो यहाँ होगी, कि एक दूसरे का सामना ना हो। और गेट भी ऐसे थे इनके अलग अलग, के सामना, घर का सामना ना हो कि लड़ाई का मसला बने। मतलब कितने हम देख सकते हैं कि सिविलाइज्ड लोग थे उस ज़माने के अंदर ये, मगर आज के लोग ऐसे हैं ही नहीं। मतलब तो इस वजह से मानते हैं कि ये इंडिया की सबसे, दुनिया की उस टाइम की सबसे सिविलाइज, मतलब पढ़े लिखे जो सिविल लोग थे वो सिविलाइजेशन थी ये उस टाइम के अंदर। अब अपनी बिल्डिंग का बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते होंगे, हमें क्या मिला है कि कोई क्लाइम मिला है, कहाँ से, लोथल में फैक्ट्री से, तो मान सकते हैं शायद ये, जैसे हमारा सीमेंट यूज़ होती है तो ये चूना वगैरह इस्तेमाल करते होंगे उस टाइम के अंदर। अब इसके अलावा कुछ हमें नॉन रेसिडेंशियल भी एरियाज़ मिलते हैं या फिर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। सबसे ख़ास इसके अंदर आता है द ग्रेट बाथ, ठीक है, मोहनजोदड़ो के अंदर ही मिलता है। 8 मीटर हाई माउंड ऑफ मोहनजोदड़ो विच इज एस्टिमेट टू स्प्रेड ओवर 8 हेक्टेयर, कंटेन अ लार्ज बिल्डिंग कंटेनिंग अ कॉलोनेड। मतलब यहाँ पर फिलहाल हम ये देखेंगे कि पोल मानते हैं इसको, जिसको बोला जाता है ग्रेट बाथ और ग्रेनरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं महान स्नानगार। ये इसलिए मानते हैं कि हिस्टोरियन के शायद कुछ फेस्टिवल्स हुआ करते होंगे,
वहाँ पर लोग जाकर नहाते वहाते हों। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो नदियाँ होती हैं, गंगा नदी को माता मानते हैं, तो उसके जो नदी पर जाके नहाते हैं नहरों पर, तो वही मानते हैं कि उस ज़माने के अंदर कुछ फेस्टिवल्स वगैरह होते होंगे रिलीजियस, वहाँ जाके लोग नहाते होंगे कि इतना बड़ा क्यों बनाया गया भाई। फिर इसके चारों तरफ क्या है, कुछ बाथरूम वगैरह बने हुए हैं और नाली भी है, बाथरूम की नाली बनी हुई है, और जो जाती हैं बाहर, जो नाली बह रही होती है, ड्रेनेज सिस्टम जो वहाँ का होता है, वहाँ जाके मिल जाती है ये। और फिर इसके अलावा जो व्हीलर हैं वो उनको एक बिल्डिंग और मिलती है जिसको वो मानते हैं कॉलेज रहा हो, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी बिल्डिंग के अंदर, ये बिल्डिंग के छोटे रूम बटे हुए हैं इसके अंदर ऐसे ऐसे कटे हुए, इनका मानना है। फिर इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसकी वो लोग हिस्टोरियन मानते हैं कि इस पर कहीं छत रही होगी, तो ये गोडाउन ऐसा मानना करेगा, मगर छत लकड़ी की थी वो गल गई। और फिर एक स्ट्रक्चर मिलता है मिट्टी का उठा हुआ सही, इसको ये स्तूपा बोल डालते हैं। और फिर मोनेस्ट्री वगैरह मिलती है मार्शल को, जॉन मार्शल जो वहाँ के जनरल रहे इसके सर्वे ऑफ इंडिया के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस ज़माने के अंदर, और आरपी बनर्जी साथ में इनके काम कर रहे थे उस टाइम। अब आगे देखते हैं हम जो पब्लिक वर्क है इसमें क्या है। सबसे ख़ास जो चीज़ इसके टाइम मानी गई है वो यही है कि ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि नालियों वगैरह को होना, जो नालियाँ बनी होती हैं वो उस टाइम में थी, मगर कहीं उस ज़माने के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं था। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि जो नालियाँ थी वो ढकी हुई हुआ करती थी, इनकी पक्की नालियाँ थी, पक्की का इस्तेमाल किया करते थे। हर घर के अंदर नाली आती थी, बाहर गली की नाली में, फिर गली की जो नाली थी मिलती थी बड़ी नाले के अंदर जाके, फिर जो बाहर जाके बह जाया करती थी जाके। तो ये सिस्टम सबसे ख़ास माना गया है और उस टाइम के अंदर कहीं ऐसा मिलता नहीं है, इसलिए सबसे ख़ास माना जाता है इसको। क्या है कि बेक ब्रिक और पब्लिक जो बोर्ड वगैरह का इस्तेमाल ये करते थे तो ज़माने के अंदर टॉयलेट्स के अंदर अपने। फ्यू टॉयलेट है फाउंड टिल नाउ वेयर बाथिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर बाथिंग प्लेटफॉर्म भी था, मतलब जैसे हम मान सकते हैं कि अटैच बाथरूम जिसको बोलते हैं आज के टाइम में, इधर बाथरूम है, ये बाथरूम बन गया, इधर टॉयलेट बनी हुई है, मतलब दोनों चीज़ें साथ में भी हैं। और ये एडवांस है उस ज़माने के हिसाब से, कि होना ही मुश्किल था उस ज़माने के अंदर। मोस्ट बिल्ट इन प्लेटफॉर्म सम हैड स्टेयर, सीढ़ियाँ भी थी, प्लेटफॉर्म भी था चढ़ने वगैरह के लिए, सब कुछ उससे मतलब था। और जो सीवेज था जो हमने इस्तेमाल कर लिया पानी टॉयलेट वगैरह का, अब ये जा रही है गली, गली के अंदर गिरा, गली के फिर बहेगी आगे जाकर, अब ये मिलेगी जो बड़े शहर की नाला होगा उससे जाके मिल जाया करेगी आगे चल के। तो ये उस टाइम के अंदर इतना एडवांस सिस्टम इनके पास था, इसी वजह से सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर इसको ख़ास माना जाता है। आगे हम देखते हैं इसका ड्रेनेज सिस्टम और थोड़ा सा मतलब ब्रीफली देखते हैं हम इसके अंदर।